गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे कर रहे हैं और आपके साथ विजडम ट्री जो आइडिया एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के समक्ष बिहार स्टेट बोर्ड का जो किताब है क्लास 7th की उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ है। इसके पीछे का कारण आप जान रहे हैं कि बिहार स्पेशल में प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो मतलब कि किसी टाइप से कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से जुड़ा रहता है, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, मिडाइवल का, मॉडर्न का या एंशियंट का, इन द सेम वे चाहे आपका वो जो क्वेश्चन हो मेंस का हो। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये किताब हमें अंग्रेजी में नहीं मिला, तो हमारे पास हिंदी माध्यम का किताब है, लेकिन मैं इसे अंग्रेजी में करता जाऊंगा। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो अंग्रेजी माध्यम के हैं उनको भी एटलीस्ट इतनी हिंदी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी सेवा जो है वो बिहार में देना पड़ेगा। और जो सेवा का माध्यम रहेगा वो हिंदी ही रहेगा, क्योंकि विशेषता वहाँ पर लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। डॉक्यूमेंट्री वर्क वो जो है वो डेफिनेटली इंग्लिश में हो सकता है, बट आप बिहार को हल्के में मत लीजिएगा। वहाँ के लोग ना ही सिर्फ अंग्रेजी बट जर्मन, इटालियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस भी जानते हैं, तो आप इसको भी ख्याल में रखिएगा। बट मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के व्यू से बोला हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क करने में सहूलियत हो। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक का शुरुआत देखते हैं। कहाँ, कब और कैसे। इसमें बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि ये कहाँ, कब और कैसे क्यों इस्तेमाल किया गया है। आप इसको चीज़ को समझिए। ये एक्चुअली हिस्ट्री के रीड होता है। इसके साथ एक और शब्द जोड़ दीजिए, कौन। ये जब आप मिला देते हैं तो ये हिस्ट्री का रीड चीज़ है। मतलब कि हिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स हैं ना, इसी पर बसा हुआ है। इन एनी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स यू हैव टू मेंशन ऑल दिस फोर थिंग्स स्पेसिफिकली, देन ओनली योर आंसर विल बी वेरी मच competent with the questions. Let's start. बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना गांधी मैदान में आए। मैदान के मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वो लोग पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था, बताइए क्या था। तो जोर से बोली, माइक को अपने हाथ पर लेकर राखी ने। पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज़ से के साथ साथ पुरस्कार मिले। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत लोग राजगृह के नाम से भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो राजगीर का नाम है, राजगृह। और राजगीर का नाम राजगृह क्यों पड़ा, या ये तो याद रखिएगा, राजगृह का मतलब ये होता है जहाँ पर राजा का निवास स्थान हो। इस तरीके से उसका नाम राजगृह पड़ा है। तो वो जो है बिहार शरीफ के पास वाला जो रीजन है वहाँ पर पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। कक्षा 6 अतीत से वर्तमान भाग 1 में हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा था। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हर्षवर्धन के बाद का समय क्या है। आप देखेंगे कि हर्ष से पहले भारत और बाद के भारत में कौन कौन सा परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाएं, जीवन शैली के संदर्भ में होता है। ये क्या कंटेंट हमें देना चाह रहा है? द कंटेंट इज टोटली ट्राइंग टू से अस दैट द थिंग्स विच द एबव टाइटल वाज गिवन ऑफ द चैप्टर, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हमने एक और भी जोड़ दिया, हु। तो इन चारों चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा विद द स्पेयर ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाती है तो अलग अलग लोगों की जीवन शैली और बाकी चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं नामों में, शब्दों के इस्तेमाल में, भौगोलिक सीमाएं में, जीवन शैली में, इन सारे में परिवर्तन होते आपको दिखेगा। यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम
चेंज इन नोमेनकल्चर इन ऑल दीज थिंग्स। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा में आदि में अंतर दिखेगा। डेफिनेटली वहाँ की जो लोकल है वो कहीं ना कहीं लोकेलिटी में डिस्टिंक्शन रहता है। तभी तो हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे वानी। तो ये वानी क्या है, डायलेक्ट्स है। वाटर क्या है, क्वालिटी वाटर्स। तो ये हम लोग जानते हैं कि कोस कोस पे बदलता है। डैट मीन्स आफ्टर 2.5 kilometers or 5 kilometers, you will see that this kind of changes you will find across our geographical regions. Now coming to the next, जब आपको उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो वो भी संभव है कि आप उनकी जीवन शैली को में भी परिवर्तन देखने लगेंगे। आगे चर्चा करते हैं हम तो मोटे तौर पर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। अब ये जो है 8वीं शताब्दी इसको बोला गया। 8वीं शताब्दी के मध्य में 750 को क्या हो गया, 8वीं शताब्दी का मध्य बोला गया है। ये 700 से स्टार्ट हो रहा है, ये 50 हो गया, तो ये क्या हो गया, 8वीं शताब्दी। ये 17वीं शताब्दी, तो ये मिड 1850 हो गया। मध्य 18वीं शताब्दी तक लगभग 1000 वर्ष में हमने कुछ परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 1000 के समय को हम लोग एकत्रित रूप से अलग अलग तरीक़ों में समझने का कोशिश करेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग करते हैं और इंडिया पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना, तुर्कों की चर्चा विस्तृत रूप से इकाई 3 में की गई है, के बाद प्रचलित हुआ। तो हमारा जो ये हिंदुस्तान नाम जो है कब प्रचलित हुआ, 13वीं शताब्दी जब तुर्क सत्ता की स्थापना हुआ तब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मैप को देख लीजिएगा आप लोग। दिस मैप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ पे कौन है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, पाल, नालंदा 1030 की बात चल रही है, प्रतिहार, बनारस, चंदेल, परमार, पवार, कछवाहा, चौहान, तोमर, चालुक्य, चोल, वेंगई, कलिंग। ये इम्पॉर्टेंट जो है वो राजवंशों का नाम है जो राज किए हैं उस एरिया में, अलग अलग एरियाज़ में। आगे मूव करते हैं हम लोग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब के अधीन मुग़ल साम्राज्य। देखिए ऑलमोस्ट जगह पे यहाँ बीजापुर उस समय कर्नाटका वाला रीजन था, बीजापुर, अहमदनगर महाराष्ट्र वाला रीजन है, गुजरात, सिंध, उच्च, मुल्तान, गजनी, कश्मीर, बंगाल, यहाँ तक ये विस्तृत था इस तरीके से। और सबसे पहले प्लान्ड वे में साउथ इंडिया में राज करने के लिए अकबर ने प्लान किया था। आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। अब ये इम्पॉर्टेंट बीपीएससी का फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, तो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए किया गया था। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाबर के अंतिम वंशज औरंगजेब के समय में होता है। ये बात याद रखिएगा, औरंगजेब के समय में होता है विस्तृत रूप से इसका विस्तार। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। मतलब 13वीं शताब्दी में हमारा जो स्टेट है उस समय में बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने किया। पहला प्रयोग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमारा पढ़ाने का मेन पर्पस ये है कि आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग में हैबिट डेवलप हो ताकि आप ओरिजिनल चीज़ों को जानें। बिहार का पहला जो है प्रयोग मुग़ल काल में कब, ये जो मध्य भारत है उसमें कब आपको देखने को मिलता है, 13वीं शताब्दी में। इतिहासकार कौन है, मिन्हाज सिराज। बौद्ध, आगे हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध विहारों की इस भूमि को अर्जे बिहार कहते हैं का नाम दिया गया और मुग़ल काल में इसकी चर्चा विस्तृत रूप में किया जाएगा। अकबर ने इस प्रांत
के रूप में गठित किया। डैट मीन्स अकबर भी इसे प्रांतीय क्षेत्र बनाने की कोशिश किए हैं और क्षेत्र बनाए हैं। हम लोग आगे मूव करते हैं तो मानचित्र पर दो करीब 700 साल के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में, औरंगजेब का विशाल साम्राज्य दिखता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी मैप में देखा। दोनों मैपों में आपको अंतर दिखेगा, जो पहले के जैसे हर्षवर्धन थे उस समय के और जो औरंगजेब कालीन था। आगे हम लोग मूव करते हैं। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि आधारित था। डेफिनेटली हमारा उस समय भी कृषि आधारित था। आज भी हमारा कृषि आधारित है। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियां के संकेत मिलते हैं। वाणिज्य, व्यापार, शहरी जीवन का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमने इसमें विज्ञानी तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। आप जानते होंगे कि हम लोग ट्रेड में बहुत ज़्यादा विकसित थे और हमारी ट्रेड ग्रीस से लेकर के, मिडल ईस्ट से लेकर के इधर ईस्ट में भी जापान तक फैला था। हम लोग आगे मूव करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों को विकास, उसकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। तो आप ये समझ रहे होंगे कि देयर वाज साइंटिफिक डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस अराउंड दिस टाइम पीरियड विच हैज़ ऑल्सो बीन सीन ऑन द प्लेटफॉर्म। डैट मीन्स उस समय जो प्रौद्योगिकी चेंज हो रहा था प्रोडक्शन में, उसको भी हम लोग देख रहे हैं और उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप की वो चेंजेस हो रहा था। तो स्पेशली हमारा जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि। तो कृषि में भी जो ज़रूरत थी, जो कहते हैं ना कि नेसेसिटी जो है वो इनोवेशन को जन्म देती है, आविष्कार को जन्म देती है, ज़रूरत हमें संसाधनों को जन्म देती है। तो वही चीज़ ये हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतें बढ़ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों का आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों की कोड़ैया के लिए कुदाल और फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। ये क्या है, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट की को दिखाना चाह रहा है कि पहले इंडिविजुअल लेबर बेस्ड, ह्यूमन लेबर बेस्ड था इसको, और बाद में जो है हल, एक कौन हल में मेजर लेबर किसका लगने लगा, बैल का, सांड का, इन लोगों का। तो ये इनोवेटिव डेवलपमेंट है। खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों या कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुआं से भी सिंचाई होती थी। कुआं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीकी यंत्र प्रचलित थे। ये देखिए, तकनीकी यंत्र इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या क्या थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अर्घट, घटित यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता है। उसको क्या कहते हैं, अर्घट या घटित यंत्र। याद रखिएगा, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आगे हम लोग मूव कहते हैं। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है कि रहट क्या हो, किस चीज़ का साधन है, सिंचाई का। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। वही दांतेदार पहिए इसी पशु शक्ति के उपयोग से जंजीर की गति से ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। जो मैं ऑलरेडी आपको कह रहा था कि किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है। ह्यूमन इंटेंसिव लेबर से हट करके कहीं ना कहीं हम लोग पशुओं को भी कृषि में काम करने के लिए अपने अनुरूप उनको फ़ायदा ले रहे हैं। आज से 3-4 दशक पहले कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग प्रचलन में था। किस चीज़ का, रहट का। तो हमारे बिहार वगैरह में या इंडिया के नॉर्थ गंगा यमुना डोआब में आपको ये रहट मिलता था। याद रखिएगा, ये रहट किस लिए है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। प्राचीन भारत में वस्त्र के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ चलाने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का उपयोग होने लगा। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्या होता था, अगेन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बेस्ड से कहीं ना कहीं हम लोग यंत्र बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब टूल बेस्ड विच इज़ हैविंग मच डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। धुनाई की कमान, धुन की
भी उसको कहा जाता था। संभवतः इसी समय भारत में आई। धुन की कब है? 13वीं शताब्दी में। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू इज़ कि व्हाट काइंड ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट स्पेशली इन द फील्ड वेयर वी आर प्रोफेशनली डूइंग हैज़ टेकन प्लेस। तो ये हमारा तकनीकी डेवलपमेंट रहा। आगे हम लोग मूव करते। तकली से सूत काटने के में बहुत समय लगता था, वही चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो गई। आप इस चीज़ को फिर समझ रहे होंगे कि 13वीं शताब्दी में एक रफ्तार आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्तों का अधिकतर प्रयास करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। कब होने लगा? तर्क 13वीं शताब्दी में चाइना इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। कागज उसने ईजिली अवेलेबल कराया था। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। सबसे पहले कब बनाया गया था? 100 ईस्वी के आसपास, याद रखिएगा। लेकिन अपने देश में कागज़ का प्रयोग जो है 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले जहाँ ओरिजिन ऑफ द स्टेट है, कहाँ है? चाइना। एंड इन आवर कंट्री व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड देन इन 13th सेंचुरी। डैट मीन्स 1200 साल का डिफरेंस है, याद रखिएगा इसे। इससे ज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई, यू नो वेरी वेल। और अभी क्या हो रहा है कि वी हैव मेड थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। व्यापारिक लेन देन में काफ़ी सुविधा हुई। इस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित हैं। अभी आपसे ईजिली किस लिपि के रूप में? पांडुलिपि के रूप में। कब? 13वीं शताब्दी में सुरक्षित हैं। तो ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई एंड इन मीन्स यू विल बी इन ऑन द एज टू राइट बेटर आंसर्स। आगे हम लोग मूव करते हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग होने लगा। ये कब होने लगा? 13वीं शताब्दी में। ऑलरेडी बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्रों में यात्रा करना में सुविधा हुआ। इससे क्या हुआ? जो कहीं ना कहीं ट्रेड जो है वो इम्प्रूव किया एंड ट्रेड विथ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो बढ़ गया, लोगों को ईजी हो गया। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी, एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय का सही सूचना मिलता है। ये जल घड़ी वाला जो बीपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, देखिए ये यहीं से है। दिस इज़ द रियल सोर्स। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, ट्राई टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक स्पेशली मेड बाय योर स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल टेक्स्ट बुक, जो कि आपके नेशन द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, क्योंकि कंटेंट वहीं से ऑथेंटिक और उठाया जाता है। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों के सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। देखिए ऑलरेडी ये मेंस का क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द एरिया ऑफ वारफेयर। युद्ध के लिए कौन कौन से तकनीकी डेवलपमेंट हुआ था, उसको क्रम को बताइए, उस ट्रेंड को बताइए। और ये एक ट्रेंड था। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय में हुआ। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने की सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हुआ। डैट मीन्स द वारफेयर इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस टाइम। और उसको क्या कहा? लोहे की रकाब, जो आप देखे होंगे युद्ध क्षेत्र में, आप अक्सर मूवी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है इधर आगे इसका फोटो हो। दूसरा आविष्कार था लोहे के नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के दो लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े की पैर अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी। दूसरा, खुरदरे कठोर धारातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। तो समझ गए आप? डैट मीन्स जो ये घोड़ा है, जो उसका कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल पहले हुआ करता था और वो अब जो होगा वो ठोस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी टाइप के ज़मीन पे अब चाहे तो हिली एरिया हो,
चाहे तो समतल एरिया हो चाहे तो कहीं पर भी हो, ईज़िली जो है घोड़ा को ले जाया जा सकता है। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ है। कब हुआ है? 9वीं शताब्दी के बाद से, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन आया है, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद संभव हुआ है। तो हाउ टक्स हैज़ ऑल्सो चेंज्ड आवर थिंग्स, वी कैन ईजिली सी, यह टक्स आने के बाद हुआ है। आगे हम लोग मूव करते हैं। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने में दूसरे देश जाते थे। ठीक इसी प्रकार से इन देशों में से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। आप जानते होंगे, ट्रेड इज बोथ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम आइडियाज़। ऐसा नहीं है कि एक साइड से होता है, लीनियर स्केलर नहीं है, बोथ साइड। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन देशों से भी लोग व्यापार करने आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। देखते हैं वो किस भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ कर दिया। डेफिनेटली कुछ लोग वहीं पर बस जाते हैं। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध में अपना शासन भी स्थापित कर लिया। कब? 8वीं शताब्दी में। देखिए, अरेबियंस, यह इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते थे कि ईश्वर एक है, अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाला पैगंबर है। इनका संदेश लाने वाला को कौन है? पैगंबर है। इस्लाम धर्म का अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ या पथ प्रदर्शक मानते हैं। तो ये ईजिली you can understand that one who takes the message is called as Pagambar, or one who is follower of Allah, that Islam, they are called मुसलमान। और वो लोग किसको? कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। हम लोग आगे मूव करते हैं। अरब के लोग अपने साथ यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर भी आए। डेफिनेटली अगर आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं तो आप अपने कल्चर को भी साथ में ले जाते हैं। तभी तो अक्सर कहा जाता है कि सिटीज़ आर द हॉट स्पॉट ऑफ कल्चर्स। तो ये कहीं ना कहीं सिटी का भी फॉर्मेशन उसी तरीके से होता है। इफ़ यू विल गो थ्रू द फीचर्स नाउ, इनके पकवान में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बिरयानी कहाँ से आया है? अरब लोग। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुग़ल भारत में लेकर आए। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। कहाँ पर? सीमावर्ती एंड तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुग़ल ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। देखिए कौन कौन, जैसे जैसे समय बढ़ा, टर्क्स, अफगान, ईरानी एंड मुग़ल। याद रखिएगा, टर्क्स, ये सारे अलग अलग हैं। बेसिकली लोग जो हैं ये समझते हैं कि नहीं, ये सारे मुसलमान के अंदर हैं। ये एक आपने ऑलरेडी पढ़ा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बट ये डिफरेंट रीजन के हैं। जो इस्लाम मानता है वो मुसलमान है, लेकिन ये जो मुसलमान हैं वो भी अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं। जैसे वो टर्की से आए हुए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, जो पर्सिया था ईरान से आए हुए हैं, मुग़ल अरब से आए हुए हैं। तो ये इस टाइप का चीज़ था। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए हैं और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ, जिसे गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से देखिए, ये जो गंगा जमुनी संस्कृति है ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। मेंस का ये क्वेश्चन है, गंगा जमुनी संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालें। अब जो जानेगा वो यही लिख सकता है इसको, अदरवाइज जो जनरली मीनिंग क्या कर देगा, गंगा और यमुना डुआब।
तो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा मतलब। तो आप इस चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ट्राई टू गो थ्रू द स्टेट पीसीएस स्टेट टेक्स्ट बुक सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेट वेल। तो हम लोग इसीलिए इस मुहिम को शुरू किए हैं कि नहीं, पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक पर जाइए। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, फिर आप रेफरेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज के साथ जाइए, तब वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साइंटिफिकली इफ़ यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल आइडिया ऑफ कंपटीशन। हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है? तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी, कौन? सैयद सुलेमान नदवी क्या कहते हैं? भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिला संधि के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत का दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। कौन? ये चर्चा कौन करते हैं? भारत में आए विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए एक अरब के कवि अबू जिल सिंधी, ये दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हीज़ पोएम। अब वो ये पोएम के हैं, मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत की के तीर की प्रशंसा हो रही थी। मतलब कि भारत की शौर्य गाथा के रूप में इस पोयम में लिखा गया है। और उसके बाद कहता है, जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी, अपने प्राणों की सौगंध, वह भूमि है, जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित है। इसकी मुख्य चीज़ों पर कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार की सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है जो मैले हों, और भांति भांति इत्र, जयफाल, संबुल, हाथी दांत, सौगान की लकड़ी और चंदन है। यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी और हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। वृक्षों में यहाँ नारियल, अबुनास और काली मिर्च के पेड़ हैं। और हथियारों में तलवार, जिनको कभी सीकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं, जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? तो ये भारत के प्रति प्रशंसा गीत है, और ये भारत की कहीं ना कहीं सच्चाई है, जिसको उन्होंने शब्दों में पिरोने की कोशिश किया है। हम लोग आगे मूव करते हैं। इस समय स्थानीय हिंदू धर्म पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इस कई तरीक़ों के उन्हें कई तरीके से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम हवन भी करते हैं, जिसे यज्ञ कहते हैं। मध्य युग में हिंदू धर्म में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, और वो बदलाव क्या हैं? तो यूँ तो भारत में हर हिंदू धर्म मनाने वाले लोग प्रायः शिव, उसके बाद विष्णु, राम, कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं। लेकिन इसी काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल, खोपड़ी का धारण करना और कपाल में ही भोजन ग्रहण करना सामान्य है। एक जो तांत्रिज्म वेयर पीपल आर डूइंग सो मच ऑफ मतलब कि सरप्राइजिंग थिंग्स, ये कब शुरू होता है? शैव मत में 13वीं शताब्दी के इर्द गिर्द में। देख रहे हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उत्तरवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कब हो रहा है? गुप्त काल में। कृष्ण की, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। क्यों वैष्णविज्म इतना ज़्यादा फैला था उस समय में? रीजन बिहाइंड उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में। तो इन चीज़ों को आप सब्जेक्टिवली रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये आपको मेंस के उत्तर लिखने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा।
गुप्त काल में मातृदेवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके नाम जब कहा जाता है तो सीता राम, फिर से लक्ष्मी विष्णु, इस टाइप से मतलब जो मातृ देवियाँ हैं उनका नाम पहले और जो मेल गॉड हैं उनका नाम बाद में। 7वीं शताब्दी के बाद उपासना के लिए तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र, अंतर्गत ध्यान योग, पूजा एवं चर्या, मतलब अनेक प्रकार के आचार, मतलब आचार मतलब आचरण की व्यवस्था आई, मतलब पूजा के साथ आचरण भी। तभी आपने देखा होगा इसी समय में पतंजलि जो हैं वो अपने अष्टांगिक मार्ग 8 विधियां बताते हैं कि नहीं, ध्यान के साथ अलग अलग उसका डिसिप्लिन है, उसको भी फॉलो करना है, कोड ऑफ डिसिप्लिन्स। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिर निर्माण की रुचि बढ़ने लगे। ये एक यशस्वी का भी काम हुआ करता था और कहीं ना कहीं प्रशस्ति दिखाता था भव्य मंदिर। दक्षिण भारत के चोल शासक ने अपने भव्य मंदिर का निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा में भी देखने को मिलता है। जैसे कबीर, ये आपका मतलब 13वीं शताब्दी का समय चल रहा है जहाँ पर भक्ति आंदोलन भी एकदम चरम सीमा पर पहुँचती है। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद, संध्या साधना, जितनी भी हैं ये संत कवि भी हुए। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी में सुन सकते हैं। मतलब कि आपको ये जन जन तक जो हमारी आम बोलचाल की भाषा थी उसमें रहने की वजह से समाज के हर तबके के लोग के बीच इसका आपको जो कविता है, दोहे हैं, वो आप सुनने को मिल जाएगा। इन लोगों ने इस बात को समझाने के लिए का प्रयास की बिना किसी कर्मकांड के प्रेम, भाईचारा, भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन लोगों ने एक चैलेंज के रूप में जो पहले वाला थिंक पॉइंट था उससे भिन्न को दिया। इस भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। मुसलमान संत सूफी संत कहलाए। सूफियों में इस बात पर जोर दिया गया कि सच्चे दिल से अल्लाह का प्रेम करना, धन दौलत और वह पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार में प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब की उल्लेखना है। ये दरिया साहब हुए, याद रखिएगा। इनका जन्म शाहाबाद ज़िले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाहाबाद ज़िले में, याद रखिएगा। शाहाबाद एरिया कौन सा वाला है? ये भोजपुर, आरा, रोहतास वाला एरिया है। पटना ज़िले के मनीर में प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। ये भी देख लीजिए। ये देखिए बीपीएससी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन और पढ़ते हैं, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। अब देखते हैं कि कैसी वो समुदाय है जिसकी उदय हो रही है। अभी तक आपने मध्यकाल के जीवन और के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों में लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में प्रभावित किया है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति का पदार्पण किया। राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे, और इस पर इतिहासकार का एक मत नहीं है। राजपूत शब्द अंत के अंतर्गत केवल राजा या सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि उसमें सैनिक और सेनापति भी आते हैं। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं का पराक्रम, उनकी दयालुता, विजय गाथा का गुणगान करता था। इसी काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाले कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। देखिए, कायस्थ जाति जो राजाओं को लिखने पढ़ने में, आज भी कायस्थ जाति जो है, जनरली आप देखे होंगे कि ये सरस्वती की पूजा करते हैं और इस बीपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है कि उस पूजा को क्या कहते हैं। तो आप देखिए कि कहाँ से बीपीएससी ये क्वेश्चन उठा है। और इनका जनरली ये काम क्या था कि राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखना पढ़ने की कार्य करने वाले कायस्थ जाति इसी काल में प्रकाश में आए। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इसी समय बिहार में अनेक जनजातीय समूह
जिसमें चेरो प्रमुख था। याद रखिएगा, चेरो ये बीपीएससी का क्वेश्चन आ रखा है। चेरो कहाँ पे हैं ये? चेरो ने शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य बनाए। चेरो ने लगभग 300 साल तक इस क्षेत्र पर शक्तिशाली राजवंश के रूप में काम किए। चैनपुर, शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था। ये भी बीपीएससी में आ चुका है। ये सारे बीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक बुक्स को उठाया, क्योंकि जनरली बच्चे क्या है लाइटली लेते हैं, उन्हें पता नहीं है इस चीज़ को कि फ्रॉम वेयर दे कैन बिल्ड देयर कंसेप्ट। विदाउट कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फाइटिंग दिस कंपटीशन इज टफ। नाउ आगे हम लोग मूव करते हैं। इनके जिसके 2 बेटे थे, चांद एवं मुंड, इसी क्षेत्र में चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक 2 मंदिरों की लोक कथाएं से। अभी आपको पता होगा कि बिहार सरकार ये चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी दोनों को डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम ला रखा है। हम लोग आगे मूव करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, इसमें देखते हैं कि क्या है। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासी को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस ट्राइबल्स टू द फार्मर एंड टेनेंट्स। तो ये बात को समझिएगा, धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का यह नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित करने लगा। याद रखिएगा ये चीज़ कैसे आर्थिक चेंज जो है वो सामाजिक परिवर्तन में का हिस्सा बन रहा है। किसानों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर दिखाई देने लगी। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगा। वे जातियाँ उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियाँ स्वयं अपना नियम बनाती थी और नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। इनमें जाति पंचायत कहा जाता था। इन इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। आप समझिए, इसीलिए वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन, क्योंकि ये गॉड ने नहीं बनाया है। दीज थिंग्स आर मेड बाई अस। और कोई ऐसी चीज़ें हमारे बीच अगर बनी हुई है जो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन लाता है तो ये उचित नहीं है। इसलिए बीइंग अ सिटीजन वी शुड थिंक कि क्या ये परमात्मा ने लाया है? नो, कोई गॉड हमें किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाता है। वी हैव मेड दिस फॉर आवर ओन लोभ। हम लोग अपने लोभ के लिए ये जाति और अलग अलग तरीके से विभाजन किए हैं और इसका अलग तर्क देते हैं। कुछ भी तर्क हो, लेकिन किसी के प्रति किसी भी टाइप का द्वेष भावना तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वी आर ह्यूमन, वी शुड लिव विथ इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। लेट्स मूव अहेड। ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं हम लोग देखें हैं। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं क्या क्या है? पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र आदि। ये भग्नावशेष एक बार देख लीजिएगा क्या होता है। मेरे हिसाब से ये जो वस्त्र का जो हिस्सा होता है उसको भग्नावशेष शायद से बोलते हैं। आई एम नॉट सो कन्फर्म, इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा और उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता लगे तो डाल दीजिएगा। प्राचीन काल में इसकी तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों में संख्या में वृद्धि हुई और विविधता भी आई। That means the number increased and at the same time the diversity increased also। किंतु प्रधानता लिखित सामग्री में की हो रही थी, मतलब कि जो ठोस एविडेंसेस था, मेन जो चीज़ था वो दैट वर इन रिटन फॉर्म। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों एवं लेन देन के ब्यौरा को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप समझ गए अभिलेखागार क्या होता है। और पांडुलिपियाँ वगैरह को जो आपने देखा कि 13वीं शताब्दी में हमारे देश में बढ़ गई थी। 13वीं शताब्दी में भारत में कागज़ के प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियाँ एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। हम लोग आगे मूव करते हैं। इसी काल की अनेक घटनाओं को जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखे गए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको और आता है।
इस काल में स्रोतों में पांडुलिपि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस काल में कौन सा चीज़? पांडुलिपि वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आप जरूर रखिएगा कि 13वीं शताब्दी के रिटन फॉर्मेट में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? पांडुलिपि, जिससे तत्काल इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपि हस्तलिखित सामग्री है, जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज़ सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग को आप जानते हैं कि प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। ये पांडुलिपि अनेक भाषाओं में हैं जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। फरमान किसको कहते थे? तो याद रखिएगा, ये राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र किस टाइप का ऑर्डर है, जो ऑर्डर है उसको फरमान बोला जाता था। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान संबंधित थे। याद रखिएगा, भूमि अनुदान संबंधित थे। कब? 13वीं शताब्दी में। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट है। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्ला नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र के समस्त कृषि योग्य एवं अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व अन्य उत्पादों पर शेख फजुल्ला के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी करें होंगे। मतलब हेरिडेटरी। दिस प्रैक्टिसेस वाज कहीं ना कहीं हेरिडेटरी के तरफ इंडिकेट करता है। हम लोग आगे मूव करते हैं। इस फरमान में जागीरों के अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। जो अभी हम लोग कह रहे थे सेम चीज। उन दिनों छापखाने नहीं होते थे, इसीलिए लिपि के वह नकलन विश उन पांडुलिपियों के प्रतिकृति नकल तैयार करते थे। कालांतर पर प्रतिलिपियाँ बनती थी और तुलनात्मक में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की प्रमुख सोर्स केंद्र है, विच इज़ द मेन सोर्स टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट द जो मेडाइवल इंडिया था। तो वो हमारे बिहार में स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी में आपको इसके बहुत सारे पांडुलिपि के सोर्सेस मिलेंगे। आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये देखते हैं कि छोटे छोटे चित्र, मिनिएचर पेंटिंग आपको मिल रहे हैं। शाही दरबार, शिकार, लड़ाई, मानचित्र वगैरह के चित्र आपको मिल रहे हैं। इसी काल में साहित्यिक ग्रंथ की रचना हुई। कल्हन की राज तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है। देखिए कल्हन, आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, इसमें चर्चा किया गया है राजाओं के बारे में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक। आप पहली ऐतिहासिक रचना है, याद रखिएगा, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई है। अल-बेरूनी की तहकीक हिंद, तारीख़ुल हिंद, उस समय से समाज, धर्म, रीति रिवाज का विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलता है। मिनहाज उस सिराजकृत तबाक़त नासरी में मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के शासन का विस्तृत चर्चा करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में तुगलक वंश की चर्चा को मिलता है आपको, उसका सामाजिक और प्रशासनिक शासन घटना के बारे में। अबुल फजल अकबरनामा अकबर के शासनकाल का प्रशासनिक एवं राजनैतिक चित्र का वर्णन है। अब देखिए कुछ चीज़ें ये बताया गया है, हम लोग यहाँ पर पढ़ कर के आज इसको फिनिश करेंगे। 14वीं तक हम लोग बस ये देख रहे हैं नामा शब्द का अर्थ क्या होता है। नामा शब्द सामान्यतः ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल होता है जो मुगलकालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई है, जैसे अकबरनामा। इस परंपरा को अकबर के समय में अबुल फजल ने अकबरनामा किया। संस्मरण क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन का उन बातों का वर्णन करना जो उसे याद रहती है, वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा ताजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। ये बाबरनामा, देखिए यही चीज़ समझना है आपको। भारत में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा वाला को क्या बोलते हैं? ताजुके बाबरी। और ये जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ उसको क्या कहते हैं? बाबरनामा। हमने ऊपर में पढ़ा अकबरनामा, बाबरनामा, इस टाइप से। ये कौन से हैं? सब में हैं फारसी।
वो तुर्की। उसने अपनी लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों और संपूर्ण शासक एवं उससे आपसी संबंधी यहाँ लोगों के रहन सहन, जलवायु, भूगोल का सजीव चिंतन किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा का भी वर्णन किया है। किसका? उमर शेख मिर्ज़ा। किसके फादर हुए? बाबर साहब के। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। वे कद के छोटे, दाढ़ी, चेहरा मांसल और मोटे थे, डोरियां पहनते थे, चोगा तंग रहता था, डोरियों को बांधने के लिए पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट में ढीला छोड़ दे तो अक्सर चोगे के बंध टूट जाते थे। तो ये वहाँ का मतलब रहन सहन के बारे में बात किया गया है। और यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल में इतिहास में सहायक होता है। इससे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता मराकश मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरम्यान वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत चर्चा हिंदुस्तान के बारे में 14वीं शताब्दी में करते हैं। 14 वर्षों तक रहे, नॉट 14वीं शताब्दी, 14 वर्ष तक रहे। इस अवधि के दरम्यान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। तो यहीं पर हम लोग आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर फॉलो करेंगे। और अभी आपने को ये एहसास हुआ होगा कि अगर आप PY के थ्रू गए होंगे तो एक ही चैप्टर से कितने क्वेश्चन मिले, और आप अगर मेंस के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपको संपूर्ण विश्वास हो जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक को पढ़ना। इसलिए इस सीरीज़ को हम तब तक कंप्लीट करेंगे, BPSC के पहले कंप्लीट कर देंगे। ऑल बिहार BSc भी एक बुक्स, especially geography and history. Thank you for watching Wisdom Tree, and wisdomfully you do your work so that you can make new India. Thank you.